द गुप्ताज एरा। सोचो एक ऐसा टाइम जब इंडिया में साइंस आगे बढ़ रही हो, आर्ट्स, पेंटिंग, टेम्पल्स बन रहे हो, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स और पोइट्स एक साथ एक ही टाइम पर काम कर रहे हो। तो इस टाइम को हम द गुप्ताज एरा, द गोल्डन टाइम ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक क्लास 7th का सोशल साइंस का एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जिसका नाम है एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी, द गुप्ताज एरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इधर तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कि गुप्ताज कौन थे, उनका राज कैसे चला, और उनके टाइम को टायरलेस क्रिएटिविटी के नाम से क्यों जाना जाता है, उनके टाइम को टायरलेस क्रिएटिविटी क्यों कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, हु वर गुप्ताज। गुप्ताज ने इंडिया पर लगभग 320 सीई से 550 सीई तक राज किया। ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में थे। इनके एज को क्लासिकल एज भी कहा जाता था, क्योंकि इस टाइम हर फील्ड में प्रोग्रेस हुआ। एजुकेशन से लेके एस्ट्रोनॉमी से लेके आर्ट एंड कल्चर, हर फील्ड में इन्होंने इस टाइम पे प्रोग्रेस आया, इसलिए इस टाइम को क्लासिकल एज भी कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट गुप्ता रूलर की। इम्पॉर्टेंट गुप्ता रूलर। तो गुप्ता के जो रूलर्स थे उनका नाम था चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त वन की। जो चंद्रगुप्त वन थे वो फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के। ठीक है, वो फाउंडर किसके थे? गुप्ता एम्पायर के। इनको पॉलिटिकल पावर मैरिज अलायंस से मिली। इसका मतलब इन्होंने शादी अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए की, पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए की। हम अब दूसरी बार बात करने जा रहे हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्ता जो थे वो उनको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने बहुत सारी वॉर्स जीती, बहुत सारी अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल की, जो कि एक बुक में भी मेंशन है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं चंद्रगुप्त टू की, जिनको हम विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। इनका जो टाइम था, इन्होंने भी बहुत सारी वॉर्स की अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मैरिज अलायंस से इन्होंने पॉलिटिकल पावर हासिल की और बहुत सारे कल्चरल ग्रोथ भी किए। ठीक है, इस टाइम को पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का टाइम भी जाना जाता था। ठीक है, आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स को बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, ट्रेड एंड इकोनॉमी। तो बात करते हैं गुप्ताज की एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी के बारे में। गुप्ताज रूल में जो सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। जो किंग था, किंग के नीचे ऑफिशियल्स होते थे, जो मतलब किंग ही केवल नहीं, उसके नीचे ऑफिशियल्स भी काम करते थे। टैक्सेस लिया जाता था, जैसे कि लैंड टैक्स हो गया, ट्रेड टैक्स हो गया। और जो सोसाइटी थी वो बहुत पीसफुल थी, लोग बहुत खुशी से और शांति से रहते थे। इसका मतलब जो गुप्ताज एरा थी उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन थे, और जो सोसाइटी थी वो पीस के साथ रहती थी, पीसफुली रहती थी और बहुत शांति से रहती थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि ट्रेड एंड इकोनॉमी इन गुप्ताज एरा की। गुप्ताज एरा में ट्रेड और इकोनॉमी कैसी थी? तो बात करें तो जो गुप्ताज एरा थे उसके अंदर ट्रेड और इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। गुप्ताज जो थे वो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों करते थे। एक्सटर्नल ट्रेड में वो चाइना, रोम, साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करते थे। और वो ट्रेड क्या करते थे? टेक्सटाइल्स हो गए, स्पाइसेस हो गया, ये सब वो ट्रेड करते थे। और ट्रेड को आसान करने के लिए उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स इशू किया, ताकि जो ट्रेडिंग स्टेप्स है वो ज़्यादा आसानी से हो सके। ठीक है, और इस चक्कर में मतलब मान लीजिए ट्रेड किया उन्होंने, गोल्ड कॉइन्स इशू किया उन्होंने, और एग्रीकल्चर को जो सपोर्ट किया, इसकी वजह से उनका जो एरा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। मतलब गुप्ताज जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग और रिच हो गए। साइंस, मैथ्स एंड लिटरेचर। अब हम बात करते हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में।
तो साइंस एंड मैथमेटिक्स में दो नाम आते हैं। पहला नाम है आर्यभट्ट, दूसरा नाम है वराहमिहिर के बारे में। आर्यभट्ट को हम अच्छे से जानते हैं। आर्यभट्ट वो जिन्होंने ज़ीरो और डेसिमल का कॉन्सेप्ट लेके आए और जिन्होंने ये बताया कि अर्थ राउंड है, और इक्लिप्स के बारे में बताया कि इक्लिप्स को एक्सप्लेन किया। तो आर्यभट्ट को हम इस पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, हम वराहमिहिर के बारे में बात करते हैं। ये एक इनको हम बोल सकते हैं, ये वेदर प्रिडिक्शन में बहुत एक्सपर्ट थे, टाउन प्लानिंग में एक्सपर्ट थे, एस्ट्रोनॉमी में एक्सपर्ट थे। अब हम बात करेंगे लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर कैसा था। लिटरेचर का जब नाम आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है कालिदास। कालिदास वो बहुत फेमस पोइट और प्ले राइटर थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, पोइट्स लिखी। उनकी पोइट्री आज भी हम पढ़ते हैं और आज भी बहुत फेमस है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन एंड एजुकेशन। एंड आर्किटेक्चर के बारे में तो गुप्तास टाइम पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा पीक पर था। इसमें बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की है लोगों ने, जैसे कि बहुत सारी फेमस साइट्स है, जैसे मान लीजिए अजंता केव्स जो कि उनकी पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है, सारनाथ जो कि बुद्धा स्टैचूज़ के लिए जाने जाते हैं, उदयगिरी एंड देवगढ़ जो कि उनके टेम्पल्स के लिए जाने जाते हैं। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा पीक पर था। किस पीरियड में? गुप्तास पीरियड में। अब हम बात करते हैं एजुकेशन और रिलीजन के बारे में। तो रिलीजन की बात करें तो उस टाइम दो रिलीजन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई, जो हिंदुइज़्म है और बुद्धिज़्म है। ये दो रिलीजन्स को प्रमोट किया गया। और एजुकेशन की बात की जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी सेंटर थी। यहाँ पर बाहर से, देश विदेश से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। एजुकेशन की जो क्वालिटी थी बहुत हाई थी और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था इस टाइम पर। और रिलीजन की बात करें, जैसे मैंने बताया, दो रिलीजन हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म को प्रमोट किया जाता था। अब हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ गुप्तास की, कि गुप्तास कैसे डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। अब हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज एरा की, कि गुप्ताज एरा डिक्लाइन होना कैसे स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ। तो गुप्ताज एरा का डिक्लाइन 6th सेंचुरी के अराउंड स्टार्ट हो गया था। उनका डिक्लाइन 6th सेंचुरी के अराउंड स्टार्ट हो गया था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी हुन इन्वेडर्स का अटैक। वो नॉर्थ इंडिया पर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से गुप्तास की आर्मी और इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ा और वो वीक होने लग गए। ठीक, अब हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा रीज़न क्या था उनके वीक होने का या उनके डिक्लाइन होने का। तो ये था कि स्ट्रॉन्ग किंग्स के बाद जो नए किंग्स आए, जो नए रूलर्स आए, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। वो रूलर्स जो थे एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। और तीसरा रीज़न था फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम इस तरीके से कह सकते थे कि जब स्ट्रॉन्ग किंग्स का एरा चला गया और जो नए रूलर्स आए गुप्ताज एरा में, वो वॉर्स अच्छे से नहीं कर पाते होंगे। उनके टाइम पे वॉर्स और अटैक्स को रोकने के लिए या इन सब चीज़ों में उन्होंने तिजोरियाँ अपनी खाली करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आने लग गए। तीसरा रीज़न था राइज इन लोकल रूलर। जब लोकल रूलर को पता चला कि जो सेंट्रल पावर है वो बहुत वीक होने लग गई है, वो बहुत एम्पायर को चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो ना अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग गए कि वो अब इंडिपेंडेंट रूलर है और वो अब इस राज्य पर राज करेंगे। तो ये जो सब चीज़ें थी, इस वजह से गुप्ता एरर क्या धीरे धीरे टूटने लगा और डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्यों इस एज को एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी के नाम से जाना जाता था। Why age of tireless creativity? आखिर क्यों गुप्ताज एरा को एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी के नाम से जाना जाता था? तो इसका रीज़न ये है कि गुप्ताज एरा में साइंस में ग्रोथ हुआ। साइंस बहुत अच्छे से ग्रो किया गया इस टाइम पर। एजुकेशन ग्रो किया, एजुकेशन में बहुत डेवलपमेंट लेके आया गया। आर्ट एंड कल्चर को डेवलप किया। आर्टिस्ट के बारे में सोचा गया। उनके सोशल कल्चर, सोसाइटीज़ के बारे में बहुत सोचा गया और डेवलपमेंट लेके आई गई। टाउन प्लानिंग की गई
ये एजुकेशन को स्प्रेड किया गया, ठीक है। एजुकेशन को स्प्रेड किया गया मतलब बाहर से लोग आते थे इंडिया में पढ़ने के लिए। एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी की गई ताकि लोग अच्छे से नॉलेज गेन कर सके। इसका मतलब इस टाइम पे कल्चर, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। इसलिए इस टाइम को एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी के नाम से जाना जाता है और द गुप्ताज एरा को द गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ भी आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।